हिम कालिकाय नमः। ओम हिम कालिकाय नमः। ओम हिम कालिकाय नमः। यूपी के रहने वाले गढ़ा परिवार खुशहाली से अपना जीवन बिता रहे थे। गढ़ा परिवार के बड़े बेटे जगत धार्मिक स्वभाव के थे। हमेशा पूजा पाठ करना, भगवान की आराधना करना, ये उनका रोज का काम था। जगत की पत्नी राजेश्वरी भी अपने पति की तरह ही धार्मिक और अन्नपूर्णा थी। वो किचन में अपना काम कर रही थी। अपनी पूजा पाठ खत्म करके जगत नीचे आया। राजेश्वरी, नाश्ता तैयार है क्या? जी हाँ, अभी लाई। थोड़ी देर में राजेश्वरी ने टेबल पर नाश्ता लगा दिया। दोनों नाश्ता कर ही रहे थे कि बाहर दरवाजे से एक आवाज आई। भैया भाभी, मैं आ गया। चेतन को सामने देख जगत और राजेश्वरी दोनों ही खुश हो गए। चेतन मुंबई में पढ़ाई के लिए गया था। अरे चेतन, तुम यहाँ कैसे? ना कोई फोन ना मैसेज। देवर जी, पहले बता देते कि आप आने वाले हैं तो आपके लिए कुछ मीठा बना कर रखती। भाभी, आपने जो भी बनाया होगा वो अच्छा ही होगा। अब जल्दी से नाश्ता दो, बहुत भूख लगी है। राजेश्वरी ने भगवान का प्रसाद पहले सबको दिया। जगत ने प्रसाद खाया। राजेश्वरी ने जैसे ही चेतन के हाथ पर प्रसाद रखा, प्रसाद उसके हाथों से छूट गया। सॉरी भाभी, ये गलती से गिर गया। ऐसा कहकर चेतन ने अपनी नाश्ते की प्लेट उठाई और वो अपने कमरे में चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि उसका हाथ काला नीला पड़ गया है और उसके हाथ पर जख्म भी हुई है, मानो किसी ने जलता हुआ कोयला हाथ में रखा हो। रात के वक्त जब राजेश्वरी चेतन को खाना खाने के लिए बुलाने गई तो चेतन ने दरवाजा नहीं खोला। देवर जी, दरवाजा खोलिए, नीचे खाना खाने आ जाइए, आपके भैया इंतजार कर रहे हैं। भाभी, मुझे भूख नहीं है, आप जाइए और खाना खा लीजिए। चेतन की बात सुन राजेश्वरी को थोड़ा अजीब लगा। वो नीचे आ गई। अगले दिन जब चेतन नीचे आया तो उसके बदन में बहुत दर्द हो रहा था। क्या हुआ चेतन, तुम ठीक तो हो? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सर दर्द और बदन दर्द हो रहा है। चेतन, जब मैं माँ काली की आरती कर रहा था तो तुम्हारे कमरे से चीख की आवाज सुनी। चीख की आवाज मेरे कमरे से? नहीं तो, मैं तो बाथरूम में था। हाँ, वो टीवी ऑन था, शायद उसकी आवाज आई होगी आपको। चेतन ने फटाफट नाश्ता किया और वो घर से निकल पड़ा। उसी वक्त उसे एक कॉल आया कि उसे एक बड़ी कंपनी में जॉब ऑफर हुई है और सैलरी भी बहुत अच्छी है। उसने ये खबर अपने परिवार को दी। सब बहुत खुश हुए। अगले दिन जगत को पता चला कि जिस प्रॉपर्टी को वो खरीदना चाहता था उसी प्रॉपर्टी का मालिक उसे चेतन को बेचने के लिए तैयार है, वो भी चेतन की कही कीमत पर। क्या बात है, मेरे तो भाग्य ही खुल गए, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चेतन पर जैसे उसकी इच्छाएं हावी हो गई हो, लेकिन वो काला साया। ये मत भूलो कि ये सब तुम्हें मेरी वजह से मिल रहा है। अब तुम्हें भी मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। नहीं नहीं, नहीं भूला हूँ। उस रात चेतन देर रात तक घर वापस आया। वो घर के अंदर गया और उसने बैग में से एक पोटली निकाली। उसमें जो राख थी वह हाथ में लेकर घर के हर एक कोने में फूंकने लगा। कुछ पल के लिए पूरे घर में धुआं धुआं हो गया और फिर सब नॉर्मल हो गया। चेतन वापस अपने कमरे में गया। तभी उसके पीछे एक औरत का काला साया। तुमने जो कहा मैंने वैसा ही किया, अब तो मुझे छोड़ दो। काले साए की डरावनी हंसी पूरे घर में गूंजने लगी और चेतन के चिल्लाने की आवाज भी। अगले दिन घर का पूरा माहौल बदला हुआ था। जगत का काली माता के पूजा में मन नहीं लग रहा था। राजेश्वरी का भी पूरा बदन दर्द करने लगा था। वह बिस्तर से उठ ही नहीं रही थी। चेतन जब हॉल में आया तो जगत और राजेश्वरी को हॉल में ना देख वो उन्हें आवाज देने लगा। भैया भाभी, कहाँ हो आप दोनों? तभी वहां जगत आ गया। राजेश्वरी को अब तक सोता देख वो कमरे में गया। कमरे में देखा तो राजेश्वरी बिस्तर पर सो रही थी। उसका बदन गर्म आग की तरह तप रहा था। कहीं ये सब उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है? चेतन के चेहरे के भाव बदल गए। उसे ज्यादा घबराहट महसूस होने लगी। जगत राजेश्वरी को हॉस्पिटल लेकर गया। उसी दिन आधी रात को चेतन घर से बाहर निकला और घाटी नाम के शमशान के पास पहुंचा और जोर जोर से किसी को आवाज देने लगा। कहाँ हो तुम? मैं आ गया हूँ,
मुझे तुमसे बात करनी है, सामने आओ। तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये सब करने के लिए तो मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। हंसना बंद करो और मेरे सामने आओ। तभी एक औरत का काला साया चेतन के सामने आया और उसने चेतन का गला दबाया और उसे जमीन से कुछ फीट ऊपर उठाया। अगर तुम अपने मन की करना चाहते हो तो तुम्हें भी मेरी इच्छाओं को पूरा करना होगा, नहीं तो उसका अंजाम तुम जानते हो। भूतनी ने चेतन को जमीन पर पटका और वहां से गायब हो गई। चेतन जब वापस आया तो उसने देखा कि उसके भाई की तबीयत भी बहुत खराब हो रही है और उसकी भाभी बेवजह रोती जा रही है। चेतन ने राजेश्वरी को चुप कराने की बहुत कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं हुआ। पता नहीं ये क्या हो रहा है हमारे परिवार के साथ, कौन से पाप की सजा दे रही है माँ काली हमें। भैया, आपने कभी कोई पाप नहीं किया है, शायद हमारे नसीब में ही ऐसा लिखा हो। मुझे मेरी चिंता नहीं है चेतन, लेकिन तुम्हारी भाभी अजीबोगरीब बर्ताव करने लगी है। अपने मन से हंसती है, अपने मन में रोती है, कभी भी बीमार पड़ती है, ना जाने क्या हुआ है उसे। मेरी राजेश्वरी ऐसा कभी नहीं थी। भाभी भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, आप चिंता ना करें। चेतन को पता था कि जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। कुछ ही हफ्ते में ही गड़ा परिवार की तस्वीर ही बदल गई। हमेशा तंदुरुस्त रहने वाले जगत अब लाठी के सहारे चलने लगे थे। हमेशा मुस्कुराने वाली राजेश्वरी जैसे हंसना ही भूल गई हो। दोनों के चेहरे भी मुरझा गए थे और उस आत्मा की इच्छाएं पूरी करते करते चेतन का चेहरा भी सफेद हो गया था। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ना मैं किसी चीज का लालच करता, ना आज किसी को इतनी तकलीफ होती। तभी वहां वो साया आ जाती है। ये रोना धोना बंद करो और मेरी इच्छा पूरी करो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। गुस्से में उस साये की आंखें लाल होने लगी और वो चेतन के ऊपर झपट पड़ी। अगली सुबह चेतन की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसने देखा कि उसके भाई और भाभी ने भी बिस्तर पकड़ लिया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होने लगा। ये क्या हो गया मुझसे, मैंने सब बर्बाद कर दिया। कुछ तो रास्ता होगा इन सब से छुटकारा पाने का, कुछ तो। तभी उसे जगत के चिल्लाने की आवाज आती है। राजेश्वरी, ये क्या कर रही हो तुम? शांत हो जाओ राजेश्वरी। चेतन, जल्दी आओ चेतन। चेतन भागता हुआ जगत के कमरे में गया और सामने का नजारा देख उसकी रोंगों कांप गई। राजेश्वरी का पूरा शरीर सफेद पड़ गया था और वो अपने ही हाथ से अपने शरीर को नोच रही थी। ये कोई बीमारी नहीं है, जरूर किसी ने हमारे घर पर काला जादू किया है। ये बात सुन चेतन हक्का बक्का रह गया। काला जादू? ये आप क्या कह रहे हो? आप तो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते ना। चेतन, मेरी आंखों के सामने ये सब हो रहा है और मैं चुप रहूं? तुम ही बताओ, कैसे विश्वास ना करूं? राजेश्वरी लगातार अपना शरीर अपने हाथों से नोच रही थी। नहीं, अब मैं चुप नहीं बैठ सकता, अब मुझे ही कुछ करना होगा। जगत ने चेतन का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर लेकर आया। कमरा बाहर से बंद किया और एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि तांत्रिक बाबा साधना में लीन थे। उनके बाजू में चारों ओर एक घेरा बना हुआ था। जगत तो घेरे के अंदर चला गया, लेकिन चेतन ने जैसे ही घेरे के ऊपर पांव रखा, उसका पांव आग से जल गया। क्या हुआ चेतन? यहाँ आओ। नहीं भैया, मैं यहीं ठीक हूँ। बोलो, क्यों आए हो यहाँ? जगत ने अपनी आप बीती तांत्रिक को सुनाई। तांत्रिक को थोड़ा गुस्सा आया। वो कोई साधारण शक्ति नहीं है, महाशक्तिशाली महाकाय शाकिनी है। लेकिन वो हमारे पीछे क्यों पड़ी है बाबा? हमने क्या किया है? ये तो तुम अपने छोटे भाई से ही पूछ लो कि ये तुम्हारे घर में क्या कर रही है। चेतन का नाम सुनकर जगत सुन्न हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके भाई ने ये सब किया है। तांत्रिक बाबा ने बताया कि शाकिनी को वश में करने की ताकत उसमें नहीं है। क्या लगता है दोस्तों, क्या जगत अपने परिवार को बचा पाएगा या चेतन के लालच की सजा पूरे परिवार को मिलेगी? बंधे हुए थे। फिर दो आदमियों में से एक ने कार की डिक्की खोली और लड़की को जबरदस्ती ही कार की डिक्की में घुसा दिया। फिर किसी को फोन करके बोला, ठकराल साहब, आपका काम हो गया है, लड़की हमारे कब्जे में है, आगे का क्या करना?
आदमी के पूछने पर फोन पर उसे आगे का काम करने को कहा गया था और अगले ही पल दोनों कार में बैठे और कार चलाने लगे। भीमा, क्या बोला ठकराल साहब ने? बोलेंगे क्या, वहीं काम खत्म करके सारे सबूत मिटा दो। यार पर इसमें हमारा क्या फायदा? मुट्ठी भर पैसों के लिए इतना बड़ा रिस्क। आखिर तू कहना क्या चाहता है? यही कि जब लड़की को मारना ही है तो फिर क्यों ना इसे कुछ मजा देकर मारे। हाँ, शायद इसी बहाने इसे स्वर्ग नसीब हो जाए। और गाड़ी हवा से बातें करते हुए रात के अंधेरे में गायब हो गई। आइए साहब, यही है वो फ्लैट जो कंपनी ने आपको दिखाने के लिए कहा। अनुज फ्लैट को गौर से देखता हुआ ब्रोकर से बोला, भाई कमाल है, शिमला में ऐसे भी फ्लैट होते हैं। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसे डन करिए। हाँ, आज से मैं यही रहूंगा और यहाँ से कंपनी भी दिखाई देती है। अनुज की बात सुनकर ब्रोकर मुस्कुराता हुआ फ्लैट से चला गया। अनुज के चेहरे पर नौकरी मिलने की सुनहरी चमक तो पहले से ही थी। अपने जरूरी सामान से भरा बैग उसने कंधे से उतारकर नीचे फर्श पर पटका। फिर कुछ देर बाद अनुज फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर चल गया। बाथरूम के अंदर अनुज ने सामने लगे आईने पर नजर डाली और शावर चलाकर नहाने लग गया। नहाने के बाद एक बार फिर जब उसने आईने में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे आईने में अपने पीछे 3 लाशें दिखी थी और उनकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे कि जान के डर से जब अनुज पीछे मुड़ा तो पीछे कोई भी नहीं था। खुद को अकेला पाकर अनुज की जान में जान आई। महज इसे अपने दिमाग का भ्रम समझकर वो बाथरूम से बाहर आ गया। अनुज बिस्तर पर लेटा ईवी लाई पर हॉरर स्टोरी देख रहा था। उसके फ्लैट में गहरी खामोशी छाई थी। अनुज का सारा ध्यान हॉरर स्टोरी पर ही था। तभी दीवार पर टंगी घड़ी एक पल में जमीन पर आ गिरी, जिससे अनुज का सारा ध्यान टूट गया था और अगले ही पल उसके फ्लैट में छन छन की आवाज गूंजने लगी, जिसे सुनकर अनुज डर के मारे बैठ गया। पर इससे पहले वो कुछ समझ पाता, घड़ी के टूटे हुए शीशे हवा में उड़ उसकी नजरों के सामने खड़े हो गए थे, जिन्हें देख अनुज डर के मारे सहम गया था। पर इससे पहले वो कांच के टुकड़ों से बच पाता, वो टुकड़े किसी तीर की तरह अनुज की छाती, चेहरे और आंख में घुस गए। अनुज हाँफता हुआ बिस्तर से उठकर बैठ गया। फिर अपने जिस्म को छूता हुआ खुद को यह एहसास दिलाया कि वो अभी भी जिंदा और बिल्कुल सही सलामत है। जब उसकी नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर गई तो रात के 3 बज रहे थे। बड़ा गंदा सपना था। सारी नींद हराम हो गई। अनुज खुद से कहते हुए अपना मुंह धोने के लिए बाथरूम की ओर चल पड़ा। तभी उसे बाथरूम के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आई, जिससे सुन अनुज के कान खड़े हो गए थे। उसने डरते हुए कहा, कौन है वहां? मैंने पूछा बाथरूम में कौन है? अनुज डरते हुए बाथरूम की ओर चला जा रहा था। उसके मन में इस वक्त ढेरों सवाल जन्म ले रहे थे। उसके सामने एक लड़की की लाश टुकड़ों में पड़ी थी। बाथरूम में चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। अनुज ये सब देख डर के मारे बौखला सा गया। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसे 2 आदमियों की लाशें हवा में लटकी हुई दिखी। ये वही लाशें थीं जो अनुज ने फ्लैट के बाथरूम में देखी थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बाथरूम में एक लड़की की लाश पड़ी थी और सामने 2 आदमियों की लाश। तभी अनुज ने वापस बाथरूम में घुस दरवाजा बंद कर लिया। वह डर के मारे कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वह किसी को मदद के लिए बुला भी लेता, लेकिन उसका फोन बिस्तर पर ही रह गया था। तभी उसे बाथरूम के आईने में एक लड़की की आत्मा दिखी। यह उसी लड़की की आत्मा थी जिसकी लाश अनुज को बाथरूम की जमीन पर दिखाई दे रही थी। कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, लेकिन अगर मैं यहाँ नहीं होती तो तुम अब तक जिंदा से मुर्दा हो चुके होते। पर मेरे साथ ही क्यों? आखिर मेरी गलती क्या है? अनुज ने कांपते हुए उस लड़की की आत्मा से पूछा था। इस पर लड़की बोली, मैं संध्या हूँ, यहाँ के लोकल अखबार में जर्नलिस्ट थी। मुझे मेरा काम बहुत अच्छा लगता था। मैं हमेशा सच का साथ देती थी और काम को ईमानदारी से करती थी। मैंने इस शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून के खिलाफ एक रिपोर्ट अपने लोकल अखबार में छाप दी। दरअसल वो अपनी फैक्ट्री में लकड़ी के फर्नीचर का नहीं बल्कि ड्रग्स का धंधा करता था। फर्नीचर की आड़ में ड्रग्स को पूरे देश में सप्लाई करता था। मेरी रिपोर्ट का जब उसे पता चला तो उसने अपने आदमियों को कहकर मुझे अगवा करवाया और मुझे मौत के घाट उतार दिया। मुझे अगवा करवाया और मुझे मौत के घाट उतार दिया। लड़की की बात सुनकर अनुज को भी उसके साथ हुए जुल्म का एहसास हो गया था। इस पर उसने कहा, तो अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम तो अब मर चुकी हो। हाँ, लेकिन तुम नहीं। और तुम्हें पता है कि मुझे किसके कहने पर मारा गया था? संध्या के पूछने पर अनुज डरते हुए बस इतना बोला,
मेरे मालिक ठकराल पर। ठकराल का नाम सुनकर बाथरूम के शीशे में संध्या मुस्कुराई और फिर शीशे से निकलकर सीधे अनुज के जिस्म में समा गई। बाथरूम से बाहर निकलकर उसने फोन उठाया और सीधा अपने बॉस को फोन करते हुए कहा, बॉस मुझे बचा लो, मैं हेड इंजीनियर अनुज बोल रहा हूँ, मुझे बचा लीजिए वरना वो मुझे मार देगी। कौन मार देगा तुम्हें? तुम हो कहाँ पर? संध्या, वो मुझे मार देगी। उसके पास एक वीडियो है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि आपकी फैक्ट्री में ड्रग्स बन रहे हैं। मुझे बचा लीजिए बॉस, मुझे संध्या ने मेरे फ्लैट में ही बंदी बना रखा है। इतना कहकर अनुज ने फोन काट दिया और एक डरावनी हंसी हंसते हुए फ्लैट के एक कोने में बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ही फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक हुई। अगले ही पल दरवाजा अपने आप ही खुल गया। ठकराल जब अंदर आया तो उसे मौत की शांति महसूस हुई। अनुज, कहाँ हो तुम? अनुज! ठकराल ये कहते हुए कमरे में चारों तरफ देखने लगा। तभी उसकी नजर कोने में बैठे अनुज पर गई। ठकराल अनुज को देखते ही उसके पास चला गया। अनुज, संध्या कहाँ है? वो इतने सालों तक जिंदा कैसे है? उसे तो मैं... ठकराल अपनी बात पूरी कर पाता तभी अनुज ने अपना सिर उठाकर ठकराल को देखते हुए डरावनी आवाज में कहा, मरवा दिया था। अनुज की बात सुन ठकराल के पसीने छूटने लगे थे, पर इससे पहले वो कुछ समझ पाता अनुज ने ठकराल को गर्दन से पकड़ हवा में उठा लिया। कमीने, तेरे भेजे दो कुत्तों को तो मैंने मौत के घाट उतार दिया। ऐसी मौत मारी कि दोनों की लाशें भी आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया, और अब तेरी बारी। अनुज, अनुज, अरे तो तुमको क्या हो गया है? अनुज नहीं कमीने, संध्या। अनुज का तो बस शरीर है, इतनी जल्दी अपने पापों को भूल गया। इतना कहकर संध्या की आत्मा अनुज का शरीर छोड़ बाहर आ गई और ठकराल भी जमीन पर आ गिरा। उसे भी संध्या की आत्मा साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देख ठकराल उसके पैरों में गिर उससे अपने किए की माफी मांगने लगा। संध्या, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी रिपोर्ट पढ़कर डर गया था। अगर ड्रग्स का सबको पता चल जाता तो मेरी कंपनी भी बंद हो जाती और मैं जेल भी चला जाता। इसलिए मैंने अपने आदमियों को बोलकर तुझे अपने रास्ते से हटाया था। पर तेरे आदमियों ने मुझे जान से मारने से पहले मेरा बलात्कार किया। मुझे तब तक नोचा जब तक मैं तड़प तड़प कर मर नहीं गई। पता है उन्होंने मेरे साथ जो अत्याचार किया था वो इसी फ्लैट में लाकर किया था। मरने के बाद बाथरूम में मेरी लाश के टुकड़े किए और मुझे जंगल में जानवरों को खिला दिया। पर मैं वापस आई अपना बदला लेने के लिए। मुझे वो कमीने इसी जगह इसी फ्लैट में अय्याशी करते हुए मिल गए। कमीनों को मैंने इतना तड़पाया, ऐसी मौत दी जिन्हें वो नर्क तक भी नहीं भूल सकते। और अब तेरी बारी है। इतना कहकर संध्या की आत्मा ठकराल के जिस्म में समा गई और फिर ठकराल अपने ही जिस्म से मांस नोच कर खाने लगा। कभी दीवार में अपना सिर मारता तो कभी चाकू से अपने सीने पर अपने किए पाप लिखता। ऐसे ही वो अपने शरीर को काटता और तकलीफ पहुंचाता रहा। ठकराल चिल्लाता रहा, दर्द से तड़पता रहा, मगर संध्या रुकी नहीं। और जब वो अपनी आखिरी सांस ले रहा था तब संध्या की आत्मा उसके शरीर से निकलकर उसके सामने बैठ गई। संध्या ठकराल को पल पल मरता देखती रही। ठकराल के मरने के बाद संध्या की आत्मा हमेशा के लिए गायब हो गई। आपको क्या लगता है, आज के जमाने में ईमानदारी से काम करना गुनाह हो गया है? क्या इंसान को पैसे के सामने दूसरे इंसान की जान की कीमत कुछ भी नहीं लगती? कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां लेकर। तब तक याद रखें, डरना जरूरी है।